नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी व्यावसायिक अध्ययन की पहली पुस्तक का छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है नियुक्तिकरण। जैसा कि आप इसके पिछले अध्यायों में देखते हुए आए हैं, हम इस पुस्तक में प्रबंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रबंधन की प्रक्रिया को, उसके अंदर आने वाले कार्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात एक व्यवसाय में एक प्रबंधक यानी मैनेजर या प्रबंधक समूह किस तरह से अपने कार्यों को करते हैं और क्या क्या कार्य वो करते हैं, इसको हम एक एक करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रबंधन की इस प्रक्रिया में पहले दो कार्य जो हमने देखे वो थे नियोजन व संगठन के कार्य। जैसा कि आपने देखा, नियोजन के कार्य के फलस्वरूप एक व्यवसाय को या प्रबंधन को योजना प्राप्त होती है, उद्देश्य प्राप्त होते हैं। उन्हें यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि वो क्या करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, वह किस विधि द्वारा करना चाहते हैं। यह सब निर्धारित करने के बाद जब वो अपनी योजना या विधियों को क्रियान्वित करने लगते हैं तो वहां फिर उन्हें अन्य कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है संगठन का कार्य। संगठन के कार्य में प्रबंधन अपने व्यवसाय या संस्थान का एक संगठनात्मक ढांचा, उसके अंदर लोगों के अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके आपसी संबंध, जवाबदेही, इन सभी चीजों का निर्धारण करते हैं। एक बार जब संगठन का ढांचा तैयार हो जाता है, उसके फलस्वरूप हमें यह पता लग जाता है कि हमारे संगठन में कितने विभाग होंगे, कौन किस विभाग के शीर्ष पर होगा, किसका क्या पद होगा, किसके अंदर कितने व्यक्ति कार्य करेंगे। एक बार ये पदों व स्थितियों का, परिस्थितियों का निर्धारण हो जाने के बाद अगला कार्य या अगला चरण जो आता है वो आता है नियुक्तिकरण का, जो कि हमारा आज का अध्याय है। जब हमने व्यावसायिक ढांचा तैयार कर लिया, संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया, तो इसके बाद हमें यह तो पता लग गया कि हमें कितने पदों पर कितने लोगों की आवश्यकता है। अब अगले चरण में हमें यह चाहिए कि हम उन पदों को भरना शुरू करें। संगठन के ढांचे में रिक्त पदों को भरना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया यानी प्रबंधन की प्रक्रिया का वह भाग है जो एक संतुष्ट करने वाले व स्वयं संतुष्ट रहने वाले कार्यबल को प्राप्त करके उनका उपयोग करने व उनके रखरखाव से संबंधित है। इस वाक्य को फिर से सुने आप। नियुक्तिकरण प्रबंधन का वह भाग है जो ऐसे कार्यबल को प्राप्त करके उपयोग करने व उनके रखरखाव से जुड़ा हुआ है, जो कार्यबल स्वयं भी संतुष्ट है, यानी ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी जो संतुष्ट हैं, प्रेरित हैं, काम करना चाहते हैं, वह उनसे प्रबंधन या व्यवसाय या संस्थान भी संतुष्ट है। तो ऐसे कार्यबल को प्राप्त करना, उनको उपयोग करना व उनका रखरखाव करना, उनकी समस्याएं, जरूरतों आदि का ध्यान रखना, यह सब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया या चरण का भाग है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में नियुक्तिकरण को भर्ती करने व कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रखने से संबंधित कार्य के रूप में जाना जा सकता है। यानी नियुक्तिकरण का जो सबसे मुख्य कार्य है या सबसे मुख्य बिंदु है इसके अंदर, वह यह है कि हमें कर्मचारियों की भर्ती करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें भर्ती के बाद कर्मचारियों की संख्या पूर्ण भी रखनी है। यानी अब नियुक्तिकरण केवल भर्ती करने पर या भर्ती करने तक सीमित नहीं रह गया है। कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उनकी संख्या पूरी बनी रहे। अर्थात कर्मचारी संतुष्ट हैं, वो हमारे संगठन या संस्थान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यदि किसी कारणवश कुछ कर्मचारी छोड़ते भी हैं तो हम तुरंत उनकी भरपाई करें, उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कर्मचारियों की संख्या को पूर्ण रखें, या तो उसे खाली ना होने दें, उसके लिए हमें कर्मचारियों के हितों का, उनकी ज़रूरतों का अच्छे से ध्यान रखना होगा, या यदि खाली होती हैं तो उन पदों को हम तुरंत भरें ताकि कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रहे। तो नियुक्तिकरण में भर्ती करने व कर्मचारियों की संख्या पूर्ण रखने पर ध्यान दिया जाता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय या संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों, कोई भी संगठन या व्यवसाय कर्मचारियों से ही चलता है। आप कितनी भी अच्छी योजना या ढांचा कागज पर तैयार कर लें, कितने भी अच्छे आप तंत्र या मशीनें ले आए,
लेकिन जब तक आपके पास योग्य कर्मचारी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब तक आपका व्यवसाय कैसे काम करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो क्योंकि कर्मचारी किसी भी व्यवसाय या संगठन को आगे लेके जाते हैं और नियुक्तिकरण कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक चरण या एक प्रक्रिया है, तो ऐसे में नियुक्तिकरण एक बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। आइए नियुक्तिकरण के महत्व को कुछ अन्य बिंदुओं से समझें। इसका सबसे पहला लाभ तो यह हुआ कि यह हमारे संगठन में विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है ना। सबसे पहला कार्य तो यही है कि नियुक्तिकरण के द्वारा हमें योग्य कर्मचारी मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और जरूरी बात है कि योग्य कर्मचारी होंगे तभी तो संगठन योग्य बनेगा और अपना काम अच्छे से करेगा। तो नियुक्तिकरण हमें योग्य कर्मचारी प्रदान करता है। दूसरा, नियुक्तिकरण के माध्यम से हम ना केवल कर्मचारी प्राप्त करते हैं, बल्कि हम इसके अंदर उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर भी नियुक्त करते हैं। सही लोगों को सही जगह पर लगाने से ही तो काम सही होगा। यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां उसकी रुचि या उसकी दक्षता नहीं है, तो वो उस काम को सही नहीं करेगा। अगर वो उस काम को सही नहीं करेगा तो संगठन का काम खराब होगा। इसलिए सही व्यक्तियों को सही जगह पर नियुक्त करना भी बहुत जरूरी है, जो कि नियुक्तिकरण के अंदर होता है। इससे हमारे संगठन का कार्य बेहतर बनता है। अब प्रबंधकों द्वारा नियोजन के बाद संस्था में निरंतरता बनाए रखने के लिए, संस्था को आगे ले जाने के लिए, उसके विकास के लिए यह निश्चित करना जरूरी होता है कि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त बनी रहे। यदि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं रहेगी तो संस्था में निरंतरता नहीं रहेगी। बार बार नए कर्मचारी आना जाना, उनका प्रशिक्षण, इससे संस्था में एक निरंतरता की कमी आएगी। अच्छा नियुक्तिकरण तब कहलाता है जब हमें बार बार ऐसा ना करना पड़े। हम योग्य कर्मचारियों को ढूंढें जो कि हमारी संस्था के साथ लंबे समय तक रहें, जिससे कि संस्था में निरंतरता भी बनी रहे और संस्था के विकास में भी सहायता मिले। तो उचित नियुक्तिकरण इसमें भी सहायता करता है। इसके अलावा यह हमें मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आश्वस्त करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि नियुक्तिकरण केवल नियुक्त करना ही नहीं है, इसमें कर्मचारियों से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियां देखी जाती हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जब हमने कर्मचारियों को नियुक्त किया तो हम उसके बाद उनका उपयोग भी सही तरीके से करें, सही जगह पर लगाएं, सही प्रकार का काम दें, समय पर प्रशिक्षण दें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, ताकि हमारे कर्मचारी यानी कि मानव संसाधन, इनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सके। इसमें भी नियुक्तिकरण हमारी सहायता करता है। अब इसका फायदा यह होगा कि यदि कर्मचारियों का उपयोग बेहतर होगा तो हमारी लागत भी कम लगेगी, और यह सब करके नियुक्तिकरण हमें हमारे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। इसके अलावा यह कर्मचारियों को संतोष प्रदान करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियुक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायक प्रक्रिया है किसी भी व्यवसाय के लिए। अब नियुक्तिकरण के बारे में और विस्तार में जानने से पहले एक बात आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि नियुक्तिकरण को पहले एक बहुत छोटी चीज या छोटी प्रक्रिया माना जाता था। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि बस कर्मचारियों को रखना है और काम खत्म हो गया। अब चाहे कर्मचारी कैसे भी हों, वो काम कैसा भी करें, इससे पहले इतना मतलब नहीं होता था। लेकिन अब नियुक्तिकरण एक बड़े क्षेत्र में बदल गई है। अब हम इसे मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक भाग मानने लगे हैं। अब ये एक बड़ा शब्द, बड़ा क्षेत्र बनकर उभर के आया है, जिसमें हम सिर्फ नियुक्त करने की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मानवों को, जो हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें संसाधन मानते हुए उनका उचित प्रबंधन करने की बात होती है। जैसे हम अपने अन्य संसाधनों की, चाहे वो पूंजी यानी पैसा हो, मशीनें हो, आदि चीज़ें हो, इनको हम व्यर्थ करने की से बचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मानव संसाधनों को भी व्यर्थ करने से बचना चाहिए। उनका उचित प्रबंधन होना जरूरी है ताकि मानव संसाधन अच्छे से अपना कार्य कर सकें, क्योंकि मानव संसाधन किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ये वो संसाधन होता है जो अन्य संसाधनों के उपयोग को सरल बनाता है। इसलिए अब कंपनियों का या व्यवसायों का ध्यान इस प्रक्रिया की तरफ भी बहुत
अच्छी तरह से जाने लगा है, वो इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानकर अब इसे मानव संसाधन का नाम देने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो इसके लिए विशेष विभाग बनने लगे हैं। मानव संसाधन विभाग या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से कंपनियां अपने अंदर विशेष विभाग बनाने लगी हैं। इसके अंदर एक विभाग में इतने सारे लोग होने लगे हैं जो मिलकर कंपनी के अन्य सभी विभागों या पूरी कंपनी या व्यवसाय के मानव संसाधनों के विकास रख रखाव का काम करते हैं। मानव संसाधन के प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ होने लगे हैं। आज यह एक शिक्षा का क्षेत्र बन गया है जहां लोग मानव संसाधन का प्रबंधन पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, विशेषज्ञ बनकर आते हैं और कंपनी में विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं ताकि वह यह बता सकें और यह देख सकें कि कंपनी के मानव संसाधनों का ठीक से प्रबंधन हो रहा है या नहीं। अर्थात अब नियुक्तिकरण केवल एक छोटी सी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ी प्रक्रिया बन गई है जिसके अंदर मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। अब जब मानव संसाधन की बात या उसके प्रबंधन की बात होती है तो इसके अंदर कई सारी क्रियाएं या कर्तव्य शामिल होते हैं जो नियुक्तिकरण से जुड़े हुए हैं, उससे कुछ हद तक विस्तृत या बड़े भी हैं। तो आइए एक बार इनकी बात कर लेते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन में ये जो विशेष विभाग अब बनने लगे हैं कंपनियों में, वो करते क्या है, इनका काम क्या है। इस विभाग या एक मानव संसाधन प्रबंधक का कार्य सबसे पहले तो शुरू होता है योग्य व्यक्तियों की खोज के साथ, यानी भर्ती के साथ या नियुक्ति के साथ। कर्मचारियों की नियुक्ति या भर्ती करने के अलावा अब प्रत्येक कार्य का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक कार्य के अंदर आने वाले कार्यों का एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य का एक विस्तृत सूचना पत्र कहते हैं। हर कार्य का एक विश्लेषण करके उसके अंदर आने वाले कर्तव्यों की सूची बनाई जाती है। इसके अलावा कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण, उनके विकास के लिए गतिविधियां, क्रियाएं करना, ये इनका कार्य है। श्रमिकों से संबंध बना के रखना, श्रमिक संघों से संबंध बना के रखना ताकि समय समय पर जो होने वाले हड़ताल आदि हैं वो रुक सकें, यह भी इसी विभाग का कार्य है। कर्मचारियों के कल्याण, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान करना, योजनाएं बनाना, यह भी इनका कार्य है। यदि श्रम कानून से जुड़े कोई कानूनी मामले कंपनी के ऊपर आते हैं तो उसमें कंपनी की सुरक्षा करना व बचाव करना भी इस विभाग का कार्य है। कर्मचारियों से जुड़े किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, प्रोत्साहन योजनाएं, कर्मचारियों को आगे बढ़ाना, उनकी क्षति की पूर्ति करना, ये सब भी इसी विभाग का कार्य माना जाता है। तो हमने देखा कि मानव संसाधन प्रबंधन के नाम से अब एक बहुत विस्तृत क्षेत्र उभर कर आया है जो केवल कर्मचारियों की भर्ती या नियुक्ति पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि उनके प्रशिक्षण, उनसे संबंध स्थापित करना, उनके कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, कानूनी दायित्व संभालना, ऐसे कई कार्य हैं जो अब यह क्षेत्र करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर के मानव संसाधन विभाग व उसके कर्मचारी करते हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आज के समय में मानव संसाधनों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए उनकी नियुक्ति पर भी बहुत ध्यान देना अनिवार्य है। क्योंकि मानव संसाधन विकास व उनका प्रबंधन तो तब होगा जब हम उचित व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनकर आती है। नियुक्तिकरण के पूरे इस चरण में कई स्तर या कई कदम उठाने पड़ते हैं जो मिलकर एक प्रक्रिया का, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आइए अब नियुक्तिकरण की इस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। आज हम इसके अंदर आने वाले विभिन्न चरणों का एक संक्षिप्त रूप में जिक्र करेंगे ताकि हम आने वाले भाग में विस्तार से इस प्रक्रिया को समझ सकें। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में मुख्य 5 चरण आते हैं। पहला चरण है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। बच्चों, आज हम इस पर एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। यह नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण माना जाता है। इसे मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन कहते हैं। नियुक्तिकरण की आगे की प्रक्रिया क्या व कैसे होगी वह पूरी तरह से इसके ऊपर ही आश्रित है। जैसा कि इसका नाम है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, तो इसके अंदर हम यह देखते हैं कि हमारे संगठन या उसके किसी विशेष विभाग में मानव शक्ति की क्या आवश्यकता है। यह एक प्रकार का एक वैज्ञानिक
कदम, चरण या क्रिया है जिसके अंदर सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उस विभाग या हमारे संगठन में मानव शक्ति की आवश्यकताएं क्या व कितनी है। भर्ती करने या आगे के कदम उठाने से पहले सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम ये तो पता करें कि मानव शक्ति की आवश्यकताएं कितनी है। इसके लिए दो प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं। पहला विश्लेषण होता है कार्य भार विश्लेषण, वर्क लोड एनालिसिस। व दूसरा विश्लेषण है कार्य बल विश्लेषण यानी वर्क फोर्स एनालिसिस। कार्य भार विश्लेषण में हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी विभाग या हमारे समस्त संगठन में विभिन्न कार्यों के लिए किस प्रकार के कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। यानी हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि कार्य का भार कितना है, कितने लोगों की हमें जरूरत है उस जगह पर। मान लीजिए हमने पता लगाया, हमने देखा कि हमारे पास जितना कार्य है, जितना काम हमें एक निश्चित समय में करके देना है, उसके लिए हमें 100 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि कार्यभार 100 लोगों के बराबर का है। हमें 100 लोगों की आवश्यकता है इस कार्य को करने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास मौजूदा कार्य शक्ति कितनी है। मौजूदा कार्य शक्ति में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य हमने देखे उनमें हमारे पास कितने कर्मचारी अभी हैं, हमारे पास कितनी शक्ति उपलब्ध है। मान लीजिए हमने देखा कि हमारे पास 80 कर्मचारी उपलब्ध हैं, तो हमारा कार्यभार 100 लोगों का है, जबकि हमारे पास 80 व्यक्ति या कर्मचारी उपलब्ध हैं। ये दोनों चीजें देखने के बाद हमें क्या पता लगा कि हमें इस विशेष कार्य के लिए 20 लोगों की आवश्यकता और है। इसके विपरीत ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जहां कार्यभार कम है लेकिन लोग ज्यादा लगे हुए हैं। यदि लोग ज्यादा हैं तो या तो उन लोगों को निकाला जाएगा या उनको किसी अन्य कार्य में भेजा जाएगा। यदि दोनों बराबर हैं, जितने लोग चाहिए उतने ही लोग हैं, फिर कुछ भी नहीं करना। लेकिन यदि कार्यभार ज्यादा है और शक्ति हमारे पास अभी कम है, जैसा कि हमारे उदाहरण में देखा हमने 100 लोगों का कार्यभार और 80 लोग उपलब्ध हैं, यानी हमें 20 लोगों की और आवश्यकता है। यहां पे शुरू हो जाएगा नियुक्तिकरण का एक पूरा चरण या पूरी प्रक्रिया जिसमें हम आगे के कदम उठाएंगे। तो मानव शक्ति विश्लेषण के बाद, आवश्यकताओं को जांचने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि हमें कर्मचारी चाहिए या ज्यादा है या पूरे हैं। यदि हमें कर्मचारी चाहिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले कदम उठाएंगे। इस प्रक्रिया के अगले कदमों में सबसे पहले भर्ती का कदम आता है। भर्ती का अर्थ है कि अब हमारी कंपनी कोशिश करेगी कि हम विभिन्न माध्यमों से लोगों तक बाहर यह बात पहुंचाएं कि हमें इस कार्य के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है। चाहे हम समाचार पत्र में प्रचार करें, चाहे हम किसी ठेकेदार के पास जाएं, चाहे हम किसी संस्थान या कॉलेज आदि में जाके वहां से लेकर आए लोगों को, हम अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण करके चयन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संगठन में काम करने के लिए अर्जी दें। यानी भर्ती वह चरण है, वह कदम है जहां पर हमारी कोशिश यह होती है कि अब हम लोगों को बुलाएं कि आइए हमारे संगठन में काम की अर्जी दीजिए, ताकि हम उनमें से लोगों को चयन कर सकें। तो भर्ती की प्रक्रिया को एक सकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक तरह से कंपनी अपनी बाहें खोलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहती है, ताकि जितने ज्यादा लोग आकर उस कार्य के लिए अर्जी देंगे, हमारे पास उतने ज्यादा अवसर होंगे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनने के। तो भर्ती की प्रक्रिया का अर्थ हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें हमारे संगठन में आकर काम करने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए। जब लोग आवेदन देंगे तो फिर हम उन आवेदनों में से अपने लिए कर्मचारी चुनेंगे, जो कि हमारा तीसरा कदम होगा। भर्ती के बाद हमारे पास आ जाएंगी बहुत सारी आवेदनें। अब हम उन आवेदनों में से कर्मचारियों का चयन करेंगे। चयन हो जाने के बाद उन्हें उनकी जगह पर विस्थापित किया जाएगा, उन्हें उनका काम सौंपा जाएगा। वो इसके बाद हम समय समय पर उनका प्रशिक्षण व विकास करेंगे। ये 5 मुख्य चरण हैं, जिनमें से हमने 2 चरणों पर विस्तार में चर्चा भी की। सबसे पहला चरण मानव शक्ति आवश्यकता का विश्लेषण करना, यह देखना कि हमें कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए कार्यभार व कार्य शक्ति को जांचना।
जब यह लगे कि हमें मानव शक्ति या संसाधन की आवश्यकता है तो फिर उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया करना, लोगों के आवेदन मंगवाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हमारे पास आए। ये 2 चरण करने के बाद फिर इसके बाद के 3 चरण हैं आवेदकों में से चयन करना, उनको उनकी जगह पर विस्थापित करना व समय-समय पर उनका प्रशिक्षण देना। आने वाले भाग में हम इन 3 चरणों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। हम इन चरणों के अंदर आने वाले विभिन्न चरणों को भी देखेंगे। हम भर्ती के विभिन्न स्रोतों पर भी चर्चा करेंगे। तो यह बहुत विस्तृत अध्याय होने वाला है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आज का यह भाग आपको समझ आया होगा। तो आप इसे पुनः एक बार पढ़कर आज चर्चा किए गए विषय वस्तुओं पर अच्छे से गहन अध्ययन करें, ताकि जब हम आगे इनके अंदर के चरणों की और विस्तार में चर्चा करें तो आपको उन्हें समझने में आसानी हो। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।